नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आपकी स्मृतियों में अभी भी होगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ने के लिए एक यात्रा निकाली थी। भारत तो पहले ही जुड़ा था, लोग कह रहे थे। फिर सवाल यह, इस यात्रा की जरूरत क्या थी? लेकिन इस यात्रा के मार्फत राहुल गांधी ने करीब करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा जो है पैदल यात्रा की। कुछ और हुआ या नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं राहुल गांधी की जो छवि थी वो उससे जरूर चमकी। ये उम्मीद थी कि इससे शायद चुनावी फायदा भी मिलेगा। कांग्रेस को चुनावी फायदा नहीं मिला। इस भारत जोड़ो यात्रा से ये जरूर है कि कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली, तेलंगाना में जीत मिली, साथ साथ कांग्रेस हिमाचल में भी जीती। लेकिन 3 राज्यों में अगर कांग्रेस को जीत मिली तो 5 राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और इनमें छत्तीसगढ़ जैसे वो राज्य भी हैं जहां यह माना जा रहा था कि कांग्रेस चुनाव जीती हुई है। और इन चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कई तरह के सवाल उठने लगे थे। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक और दांव चल दिया है। अब राहुल गांधी एक और यात्रा पर निकल रहे हैं और उस यात्रा को नाम दिया गया है भारत न्याय यात्रा। जी हां, भारत न्याय यात्रा, जो दरअसल भारत जोड़ो यात्रा थी वो उत्तर से मतलब दक्षिण से उत्तर के बीच थी। अब ये जो भारत न्याय यात्रा है ये पूर्व से पश्चिम भारत को कवर करेगी। लेकिन बड़ी बात क्या है, इस यात्रा की खबर से ज्यादा खबर क्या बन रही है? खबर यह बन रही है कि राहुल गांधी इस यात्रा को भारत के पूर्वी छोर से शुरू करने का एक मैसेज दे रहे थे, देना चाहते थे कि उनकी यात्रा पूर्व से पश्चिम तक चलेगी। लेकिन पूर्वी भारत का जो सुदूर कोना है, जहां से पूर्वी भारत की शुरुआत होती है, उस अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया गया है। यानी सोचिए, राहुल गांधी जो न्याय देने के लिए निकले हैं वो पूर्व से पश्चिम तक जाएंगे, 6000 से ज्यादा किलोमीटर तय करेंगे, लेकिन भारत के पूर्वी छोर पर बसे अरुणाचल प्रदेश नहीं जाएंगे। और इसको लेकर राहुल गांधी की आलोचना हो रही है, कांग्रेस की आलोचना हो रही है। और दूसरी तरफ पहले ही दिन भारत न्याय यात्रा की शुरुआत में ही कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जो है वो पिटती हुई दिख रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं जा रहे। ये सवाल उठ रहे हैं कि यह अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जिसको चीन अपना हिस्सा बताता रहा है। अरुणाचल प्रदेश को भारत के नक्शे में दिखाने पर चीन बवाल करता रहा है। अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को जब वीजा देने की बारी आती है, चीन उसको लेकर जो है तिकड़मबाजी करता रहा है। भारत के प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो चीन आपत्ति जता देता है, क्योंकि चीन कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। भारत दम ठोक कर कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा में यह क्यों नहीं मैसेज दे पा रहे कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है? लोग सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल अगर भारत न्याय यात्रा के दौरान अगर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया गया है तो क्या चीन के साथ कांग्रेस का वो करार आड़े आ रहा है जो कांग्रेस ने बीजिंग में जाकर चीन के साथ किया था? सवाल यह भी उठ रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब सिर्फ 3 राज्यों में जिता सकी, बाकी राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो फिर यह न्याय यात्रा क्या 24 में बढ़ा पाएगी कांग्रेस के वोटों की मात्रा? यह सवाल हमारे सामने है और दो टूक में आज इसी पर चर्चा होगी। न्याय यात्रा बढ़ेगी वोटों की मात्रा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें, आइए इस न्याय यात्रा को जो है लॉन्च करते हुए कांग्रेस ने क्या कुछ कहा,
बीजेपी कैसे ताने मार रही है और कांग्रेस किस तरह से जो है इसको लेकर जवाब दे रही है, जरा सुनिए। पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हो, जो भारत को क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हो, वो न्याय क्या दिलाएंगे जिनके अपने राज्य में 84 के दंगे हुए हों और कई वर्षों तक सिखों के इस दंगों को न्याय नहीं दिला पाए। उनके लिए भी एसआईटी की जांच नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। मैं इतना ही कहूँगा कि जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, जिनके अपने अलायंस पार्टनर सारे एक के बाद दूसरा सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम करता है, हिंदू को अपमानित करने का काम करता है, और यही नहीं, एक के बाद दूसरा इनका नेता बार बार एक से दूसरा हल्का बयान कर रहे हैं। क्या यही राजनीति इनके लिए रह गई है? 141 मेंबर पार्लियामेंट बाहर निकाल दी गई, अन्याय है। बेरोजगार घूम रहा है, अन्याय है। कोई आपका एक भी ये नहीं बता पा रहे कि कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, ये भी न्याय है। और इंडस्ट्री बाहर जा रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट को कुचला जा रहा है। जो टूल है, जो एजेंसी है, ईडी है, इनको एक टूल की तरह यूज़ हो रहा है, अन्याय है। जो कॉन्स्टिट्यूशन को रौंदा जा रहा है, जो कार्यपालिका न्यायपालिका है, इनके ऊपर एक तानाशाह की तरह बैठे हुए हैं, तो ये अन्याय ही है। तो यही न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अब एक न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसको कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा 2 है, और वो मणिपुर से शुरू करने जा रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, अगर आपको न्याय यात्रा ही शुरू करनी है तो कृपया तिलक नगर के 1984 की विधवा कॉलोनी से शुरू करें। उन विधवाओं की कॉलोनी से शुरू करें जिनको आपके पिताजी द्वारा, आपके पिताजी के साथी कमलनाथ, सज्जन कुमार, HKL भगत, जगदीश टाइटलर जैसे कातलों द्वारा उनके परिवारों को जिंदा जला दिया गया था, और वो 30 साल से इंसाफ न्याय मांगने के लिए कतारों में खड़ी हैं कोर्टों की। और उन कमलनाथ जैसे, टाइटलर जैसों के कातलों के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही कि इन कातलों को कब जेल में डालोगे। अगर आपने न्याय यात्रा शुरू ही करनी है तो कम से कम जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, सज्जन कुमार जैसों को पार्टी से बाहर निकालकर न्याय यात्रा शुरू करो। न्याय यात्रा शुरू ही करनी है तो आपके परदाना द्वारा जो 370 लगाकर जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा तोड़ने की कोशिश की गई, और 1991 से लेकर जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया, उन पंडितों के घर से, कश्मीरी पंडितों के घर से न्याय यात्रा शुरू करो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप न्याय यात्रा के साथ न्याय कर पाओगे, कम से कम आप न्याय यात्रा के नाम के साथ इंसाफ कर पाओगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी की वो यात्रा बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही सकारात्मक रही। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिला। लोगों को लगा कि ये व्यक्ति आम आदमियों से जुड़ाव रखता है, मोहब्बत की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, अलगाववाद की बात नहीं करता, लड़ाई झगड़े दंगे की बात नहीं करता। और आप देखेंगे कि 3 राज्य कांग्रेस ने जीते हैं, 3 इस बार भाजपा ने जीते। भाजपा भले ही अपने पीठ खुद थपथपा ले, लेकिन आप देखेंगे तो 3-3 का ड्रॉ है। वो भी कई तरह की धांधली की बातें सामने आई, खैर छोड़िए उन बातों को। लेकिन ईस्ट से वेस्ट का जो ये न्याय यात्रा होगा वो अभूतपूर्व होगा, ऐसा मेरा मानना है। उससे जनाधार भी बढ़ेगा कांग्रेस का, और कांग्रेस बोलूं तो इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप सामने आ रहा है, तो पूरे गठबंधन को लाभ होगा और एक बेहतर परिणाम आएंगे जो आपको 2024 के चुनाव में दिख जाएगा। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, देश ने उनको एक जवाब दे दिया जो अभी चुनाव हुए हैं। ये सब शब्दों के प्रयोग से कुछ होता नहीं है।
गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी जी के समय में दिया गया था, क्या हुआ? गरीबी हटाई उन्होंने? कांग्रेस के इतने साल शासन रहे, क्या हुआ? इस देश में न्याय और ये सब होने लगा है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जिसने स्पष्ट रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को जोड़ते हुए 80 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचाए, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचाए, महिलाओं के लिए इज्जत घर या टॉयलेट्स बनाए, उज्ज्वला योजना से चूल्हा खत्म किया, सड़कें गांव-गांव तक पहुंचाए, बिजली गांव-गांव तक पहुंचाया, सम्मान के साथ बैंक अकाउंट्स खोले। ये होता है न्याय, ये होता है एजेंडा। केवल शब्दों के खेल से या कोई मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शब्दों का प्रयोग करके कोई यात्रा निकालने से न्याय नहीं मिलता। न्याय होता है जब आप कार्य करते उस दिशा में जो कांग्रेस पार्टी ने 55 साल में करना नहीं उचित समझा। तो न्याय यात्रा को लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है, दोनों आमने सामने हैं। विपक्ष की कई दलों को ये उम्मीद लग रही है कि दरअसल इससे हमारे वोट बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है ये 350 से ज़्यादा सीटों का कवर कर रही है और मकसद ये है कि जो सीटों का बंटवारा होना है उसमें बाकी दल कांग्रेस के साथ न्याय करे, क्योंकि इस पूरे अलायंस में बड़े सारी पार्टियां हैं जो दरअसल कह रही हैं कि कांग्रेस को 200 से 225 सीट, इससे ज़्यादा कांग्रेस का दावा बनता ही नहीं। तो न्याय की गुहार शायद राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भी कर रहे हैं इंडी अलायंस में। इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी और मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, वो आपकी स्क्रीन पर है। मेरा आज का सवाल है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्या 24 के चुनावों में बढ़ाएगी कांग्रेस की वोट मात्रा? जी हां, सवाल एक बार फिर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्या 24 के चुनावों में बढ़ाएगी कांग्रेस की वोट मात्रा? ये मेरा सवाल। और 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आइए चारों मेहमानों से परिचय करवा दूं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आरपी सिंह जी, सरदार आरपी सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सरदार आरपी सिंह जी, मेरे साथ दुष्यंत नागर जुड़े हैं। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक हैं और अक्सर राहुल गांधी जी के समर्थन में जो है वो जो है बैटिंग करते दिखते हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा हैं स्टूडियो में, और मेरे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत मैं करता हूं दुष्यंत नागर जी आपसे, क्या लगता है वोट बढ़ जाएंगे न्याय यात्रा से कांग्रेस के? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ वोट के लिए ये यात्रा नहीं है। ये न्याय उन लोगों के लिए है जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ में जो इंटरेक्शन किया और उसके बाद में जो उन्होंने उन मुद्दों को देश के समक्ष रखा, उनके सॉल्यूशन के लिए वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। वो बताएंगे कि ओबीसी का, पिछड़े वर्ग के लोग जो वंचित हैं, सरकारी नौकरियों में जिनकी भागीदारी सीमित है, उनको मैं कैसे लेके आऊँगा। युवाओं के बीच में गए, वो खिलाड़ियों के बीच में गए, किसानों के समक्ष गए, हर वर्ग के साथ उन्होंने एक संवाद स्थापित किया। अब उनकी समस्याओं के हल के बारे में वो क्या सोचते हैं, वो दो लोगों को बताने का, देश को बताने का, उन लोगों को बताने का, उनको संबोधित करने का काम करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि एक तरह से कांग्रेस का जो चुनाव घोषणा पत्र है उसके बारे में वो लोगों को बताएंगे कि हम ये करने वाले हैं चुनाव में, ऐसा कुछ? देखिए, ये आपका आकलन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये यात्रा, न्याय यात्रा, वोट से और राजनीति से बहुत ऊपर है। और राहुल गांधी जी ने आज तक वोट के लिए कोई कार्य नहीं किया। 2013-14 की जो भूमि अधिग्रहण कानून था, वो उस चीज का एक उदाहरण है। वो वोट के लिए नहीं था, उससे देश का जो पूंजीपति वर्ग था, जो ताकतवर लोग थे, मीडिया से जुड़े लोग थे, वो बहुत लोग उनसे नाराज हो गए। लेकिन उन्होंने किसानों के सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ के उस कानून को बनवाने का काम किया। राहुल गांधी, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक फायदे लाभ के लिए कोई कार्य करते हैं। वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और जो उनको अच्छा लगता है, उनका मन मानता है, उसके लिए वो बेबाक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। उनको अच्छा नहीं लगा अरुणाचल प्रदेश जाना क्योंकि चीन नाराज हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के लिए तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अरुणाचल राज्य तो उनके पूज्य पिताजी स्वर्गवासी श्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल के दौरान ही राज्य का गठन हुआ। मणिपुर से शुरुआत करने की जरूरत इसलिए है मित्र कि मणिपुर ने पिछले दिनों में हिंसा देखी है, लोगों के जख्म हैं, संवेदनाएं हैं, लोगों ने
उनको आमंत्रित किया गया था, साथ न्याय हो गया। गए थे राहुल जी अरुणाचल वहां, प्रदेश में किसी को न्याय की जरूरत नहीं। उन्होंने मणिपुर के वासियों के साथ में संवाद स्थापित किया। आज मणिपुर के जख्मों पे मरहम लगाने की जरूरत है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को भी वहां जाना चाहिए था। मणिपुर के जख्मों पे मरहम लगाने से कोई इनकार नहीं करा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से शुरू करके मणिपुर भी जा सकते थे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसलिए नहीं गए क्योंकि चीन के साथ ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। प्रदेश का गठन किसी ने नहीं किया, इस प्रकार नहीं। भारत का हिस्सा था, है, रहेगा, लेकिन चीन नहीं मानता। चीन नहीं मानता तो राहुल गांधी चीन के मानने ना मानने से क्या होता है? चीन कौन होता है? तो फिर जाए भारत की भूमि का फैसला करने वाला कौन होता है? चीन कौन होता है? चीन में भारत एक महान राष्ट्र। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारत एक महान राष्ट्र चीन की क्या हैसियत है कि वो कहे कि अरुणाचल प्रदेश भारत के राहुल गांधी जाए अरुणाचल प्रदेश में, इस महान राष्ट्र का नक्शा खींचने में कांग्रेस के नेता नेहरू जी, इंदिरा जी, सरदार पटेल, राजीव गांधी, इन लोगों ने भारत के इस महान नक्शे को बनाने में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ आपका सोचना है। आप अपने तर्क रख रहे हैं, मैं इस बात से सहमत दुष्यंत जी, आप भारत का नक्शे से अच्छी खासे परिचित हैं। उत्तर जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत में भारत का सबसे जो कोने का जो है, पहला जो भारत का राज्य है वो कौन सा है? नहीं, जहां अरुणोदय होता है, जिसका नाम है अरुणाचल है, उसमें कोई अरुणाचल प्रदेश, उसमें कोई नहीं है। देखिए मैं यही देखिए कश्मीर में कितना हिंसा है, कश्मीर में कितनी थ्रेट थी, लेकिन राहुल गांधी ने कश्मीर में तो राहुल गांधी आत्मबल का परिचय देते हुए, जहां सिक्योरिटी एजेंसियां मना कर रही थी कि आप मत जाइए, कश्मीर में नहीं मना कर रहे थे, उनको मना किया। उनकी रैली की स्पीच है कश्मीर में, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे आके मना किया गया। राहुल गांधी वो शेर है जो कश्मीर में जिन्होंने पदयात्रा करी और जाके जनसभा को संबोधित किया। कश्मीर के लिए लोग ललायित रहते हैं। 1 करोड़ पर्यटक जा चुके, 1 करोड़ से ज्यादा। कश्मीर जाने में किसी को डर नहीं है। मेरा सवाल ये, अरुणाचल में जाने में राहुल गांधी को डरना नहीं चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों ने नहीं दुष्यंत जी मेरी बात सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें मना किया था। ये जो भारत का नक्शा है ना, बिल्कुल लास्ट में दिया, ये जो भारत का नक्शा ना, मैं फिर आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूं। भारत का नक्शा जो है ना, वो जब आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो भारत के नक्शे की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से होती है। मणिपुर के घाव, मणिपुर के जख्मों को आज मरहम लगाने का काम कर रहे हैं राहुल जी। आपको उसकी सराहना करनी चाहिए। राहुल प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए, जब हिम्मत तो दिखाए, नेता प्रतिपक्ष के नेता जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश जाने की हिम्मत आपको उनकी सराहना करनी चाहिए। भारत का नक्शा, डीडी की टीम भेजनी चाहिए, उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए। आप मुझे सवाल का जवाब नहीं देंगे, मुझे मालूम है, तो आप शांत हो जाइए, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों से बात कर लूं। मैं दर्शकों को फिर याद दिला रहा हूं कि भारत का जो नक्शा है, जब आप अपने आंखों के सामने रखेंगे और अगर आप कहेंगे आपको पूर्व से पश्चिम तक जाना है, तो दरअसल भारत के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश सबसे पहला भारत का राज्य है। लेकिन कोई अरुणाचल प्रदेश नहीं जाता है तो फिर उसके मायने यही निकलते हैं, क्योंकि ये वही अरुणाचल प्रदेश है जहां पे कोई भी जाता है भारत का नेता तो चीन नाराज हो जाता है, चीन को खलता है। लेकिन ठीक है, आपने कहा कि भाई मणिपुर को जख्मों की जरूरत है, तो आरपी सिंह जी, मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश स्किप कर दिया। आरपी सिंह जी, इनकी यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड जाती है और नागालैंड से थोड़ा सा ऊपर अरुणाचल है। मैं अब भी कहता हूं, मेरा चैलेंज भी स्वीकार करें, अरुणाचल जरूर जाएं, वरना हम मानेंगे भारत के साथ न्याय नहीं कर रहे, अपनी राजनीति कर रहे हैं, कोई राजनीति कर रहे हैं और ये चाइना के साथ न्याय कर रहे हैं। ये फोटो आपको, आपके दर्शकों को याद दिला दूं, ये फोटो है, राहुल गांधी ने अंगूठा काट कर दे दिया था और उस अंगूठे के एवज में, काटने के एवज में पैसे भी आए थे और वो राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे भी आए थे। तो कैसे जाएंगे अरुणाचल प्रदेश जब अंगूठा काटने के एवज में राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे भी आए हों? तो ये कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कैसे उस बात के लिए मान जाएंगे? तो असल में क्या है कि ये न्याय यात्रा नहीं है, ये राहुल गांधी को 15वीं बार लॉन्च करने की यात्रा है और ये 2024 के लिए नहीं चिंता करिए। अभी एक डिबेट में था, इनके अच्छे प्रवक्ता हैं वो थे, डिबेट में कर रहे थे, नहीं 2024 के लिए थोड़ा यात्रा है, ये तो लोगों की न्याय की यात्रा है। तो 2024 के लिए तो 2029 के लिए यात्रा लॉन्च करने की यात्रा होगी, क्योंकि 55 साल के एक जवान को
बच्चे को उन्होंने कोशिश कर ली 15 बार लॉन्च करने की, हो नहीं पाए, वापस से लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आरपी सिंह जी, उनका लॉन्च होता है, रीलॉन्च होता है, तो आप लोग क्यों डरते हो? उनका लॉन्च हो जाए अच्छा। नहीं, हम बिल्कुल नहीं डरते, आपको गलतफहमी हम कहीं डरते हैं। और जो अभी मेरे पार्टी के कुलीग कह रहे थे कि आपके यहाँ शुरू के प्रोग्राम में कि अगर न्याय की बात करनी है तो देश के अंदर 3000 सिखों का दिल्ली के अंदर कत्लेआम किया, टायर डालकर जलाए। 35,000 सिख पंजाब से गायब है, जिनकी कोई सूची पता नहीं, जानकारी नहीं, वो 35,000 सिख कहाँ गए, उनको न्याय कब मिलेगा? जो मेरी बहनों के साथ रेप किया गया, एक बहन के साथ 27 बार रेप हुए एक रात में, जिनके पति को, जिनको पिता को, जिनके बेटे को गर्दन काटकर टायर डालकर जला दिया गया, उनको न्याय कब मिलेगा? तो न्याय मिला नहीं आज तक। परंतु ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, न्याय तो दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब 33% कोटा दे दिया महिलाओं को, वो न्याय दिया। जब गरीब आदमी की चिंता करी और लगभग 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ले आए, तो वह है देश के लिए न्याय। जब ओबीसी की चिंता करी तो और ओबीसी कमीशन बनाया, तो वह है देश के लिए न्याय। जब देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, वह है देश के गरीब के लिए न्याय। जब 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है 5 लाख की, वह है देश के लिए न्याय। जब 11 करोड़ बहनों को गैस का चूल्हा फ्री में मिलता है, वह है, और गैस सिलेंडर सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, वह है देश के लिए न्याय। एक सेकंड जुड़ देना जी। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, वह है देश के लिए न्याय। जब 10 करोड़ से ऊपर लोगों के घर पे नलका लग जाता है, पीने का पानी मिलने लगता है, वह है देश के लिए न्याय। क्या कि ये तो अपने आप को लॉन्च करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और मेरा चैलेंज है राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को और दुष्यंत जी को भी, अगर हो सके तो कृपा कर मणिपुर से शुरू करिए। अच्छी बात है, हम आपकी इस बात के लिए मान लेते हैं कि आपको मणिपुर के लिए बड़ी पीड़ा है। अब मणिपुर जाइए, मणिपुर का नागालैंड भी जाइए, नागालैंड से थोड़ा और समझ लिए 3 घंटे का रास्ता है, जरा अरुणाचल भी हो आइए। ओके, तो आप कह रहे हैं अरुणाचल भी हुआ ये, लेकिन जो आपने तमाम सवाल उठाए, सवाल ये कि इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको न्याय की जरूरत है। अगर उनके लिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं तो फिर उससे ऐतराज किया। मैं इस सवाल पे आऊंगा आरपी सिंह जी, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं बाकी 2 मेहमानों के बाद और उसके बाद इस सवाल पर भी आऊंगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या देश में एक ऐसा वर्ग है जिसे वास्तव में फायदा हो सकता है, या वास्तव में एक ऐसा वर्ग है जो कांग्रेस की वोट की मात्रा जो है इस यात्रा से बढ़ाएगा। आऊंगा इस पर, इस ब्रेक के बाद। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। बहुत है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा।
आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 जो है, यानी भारत न्याय यात्रा, वो कांग्रेस ने आज लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। ये 14 जनवरी से शुरू होगी और साथ साथ ये 20 मार्च तक चलेगी। अब कई लोग इसमें कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 16 तारीख से अयोध्या में भगवान श्री राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ पूजा अर्चना का काम शुरू होगा। आपको ये भी याद दिला दूं कि 5 तारीख को 5 अगस्त 2019 को जिस वक्त पूरे देश की निगाहें अयोध्या पर थी, जहां पर भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, उस दिन कांग्रेस काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंची थी। और अब जब अयोध्या में मंदिर जो है बनने जा रहा है, मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो कांग्रेस भारत न्याय यात्रा निकाल रही है। तो लोग इसको भी क्लब कर रहे हैं कि आखिर ये क्या माजरा है। क्या कांग्रेस अयोध्या जाने से बचने के लिए या देश के एक बड़े जो हिस्सा है, देश के एक बड़ी हिस्से की तादाद में जो नागरिक हैं, उनका ध्यान राम मंदिर से भटकाने के लिए निकाल रही है। ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। RP सिंह बीजेपी से, दुष्यंत नागर हैं राजनीतिक विश्लेषक, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और संजय राणा है राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आपको लगता है कि ये जो है इंडिया अलायंस की वोट को जो है कंसोलिडेट करने में 24 के चुनाव से पहले, क्योंकि 20 मार्च को खत्म होगी और मार्च तक मुझे लगता है तब तक चुनावों का ऐलान भी हो जाएगा, तो उससे पहले एक तरह से, क्योंकि ये 300 से ज्यादा लोकसभा सीटों को कवर करेगी, आपको लगता है इंडिया अलायंस के वोटों को बढ़ाने में कारगर होगी ये यात्रा? अशोक जी, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के कारण मैं पाता हूं कि इस देश का जो DNA है वो यात्राओं से जुड़ा हुआ है। मैं आजादी से पहले की बात याद दिलाना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा करी, और जितने यहाँ पर हमारे विचारधारा के लोग हैं, सभी लोगों ने यात्राएं करी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अडवाणी जी की यात्रा को आपने देखा होगा, चाहे हम लोगों ने देश बचाओ देश बनाओ यात्रा, PDA यात्रा निकालने का काम करा। कांग्रेस भी यात्रा निकाल रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने पहले भी यात्रा निकाली है और अब भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं न्याय यात्रा के रूप में। और मुझे लगता है ये न्याय यात्रा की जो प्रासंगिकता है वो मुझे दिखाई देती है, और वो न्याय यात्रा की प्रासंगिकता दिखाई देती है नौजवानों के रूप में, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने 20 करोड़ नौकरी यानी 2 करोड़ प्रति वर्ष के रूप में 20 करोड़ नौकरियों का वादा करा था। तो आज वो रोजगार उनको सृजन नहीं हो पाया, तो ये न्याय यात्रा उनके लिए भी होनी चाहिए, उन किसानों के लिए भी होनी चाहिए जो बैठे हुए थे धरने पे, गर्मी बरसात सर्दी में झेलते हुए, और उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी कहने का काम भारतीय जनता पार्टी, 800 किसान मारे गए, तो उनके लिए भी न्याय यात्रा होनी चाहिए। उन महिलाओं के लिए भी यात्रा होनी चाहिए जो हमारी बहनें थी मणिपुर की, चाहे वो हमारी बहनें थी यहाँ पर अब क्या खेल कूद की जो हमारी बहनें बैठी हुई थी धरने पर, उनके लिए भी होनी चाहिए। तो आज ये उन महिलाओं के लिए भी यात्रा है। और अब तो और बड़ी बात हो गई उस आम जन के लिए जिन्हें इन्होंने कहा था बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, उन आम जनों के लिए भी न्याय की जरूरत है, क्योंकि महंगाई तो चरम सीमा पर है। प्रोफेसर जोशी, आपकी पार्टी शामिल होगी इस यात्रा में? मैं एक लास्ट विषय कह दूं, फिर आपके बात का जवाब देता हूँ। ये 146 सांसद जो मांग कर रहे थे
कि भाई वो लोग तो प्रतिनिधित्व करते 140 करोड़ की जनता का, वो मांग कर रहे थे कि भाई वो गालीबाज सांसदों को हटाओ। इसके अलावा मांग कर रहे थे जो पास जिसने जारी किया उस सांसदों को हटाओ। तो आज जो अन्याय सांसदों के साथ भी हो रहा है उसके लिए भी न्याय यात्रा की आवश्यकता है। अब मैं आ जाता हूं आपके विषय पर। निश्चित तौर पे पार्टी जब हमारा इंडिया अलायंस हो गया है, और जब इंडिया अलायंस हो गया तो निश्चित तौर पे आज हम सब लोग अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेन जो लड़ाई है वो देश बचाने की है, संविधान को बचाने की है। होंगे ना आपकी पार्टी आपके कार्यकर्ता सब शामिल होंगे ना भारत न्याय यात्रा में? बहुत एक आपका सरकारी चैनल है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। हमारे नेताओं ने बोल दिया हम लोग सब राम मंदिर जाएंगे, ये हमारे लिए व्यक्तिगत आस्था का विषय है, ये हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है। पहला विषय तो यहाँ पर क्लियर कर दूं, और यात्रा में भी हम शामिल होंगे अगर वो देश बचा। मुझे ना नहीं, मैंने अभी राम मंदिर का जिक्र नहीं किया था। आप जिक्र करके मुझे आप इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कहने के लिए कि शफीकुर रहमान समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि 22 जनवरी देश के लिए काला दिन है। उन्होंने कहा हमारी मस्जिद जो है हम वहां होनी चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के सांसद है जिन्होंने कहा, और समाजवादी पार्टी के एक नहीं ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। तो उस दिशा में मत जाइए, मैं उस दिशा में नहीं गया। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा था कि आपके लोग शामिल होंगे, तो आपने कहा हाँ शामिल होंगे। तो मैं सिर्फ लोगों को, मैं देश को याद दिला रहा हूं, और मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि ये जो इंडिया अलायंस का जो झगड़ा है ना, ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा का भी निमंत्रण जो है समाजवादी पार्टी को गया था। और समाजवादी पार्टी को जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ था उसका निमंत्रण गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं गया था, कोई नेता नहीं गया था। तो मैं ये सिर्फ याद दिला रहा हूं कि कहने के लिए हम लोग डिबेट में कुछ भी बोल देते हैं, हमको लगता है दर्शक भूल जाएंगे, पिछली चीजें याद नहीं रखेंगे, और अभी कह दे जाएंगे, उसके बाद जो है 150 दिन बाद यात्रा खत्म होगी तो कौन पूछता है, नहीं जाएंगे, तब राजनीतिक प्रवक्ता कुछ और कह देंगे। तो मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में इंडिया अलायंस के ज्यादातर नेताओं ने, ज्यादातर जो नेता थे भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने दूरी बनाई थी, क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस उनका वोट बैंक जो है वो खिसका लेगी, इसलिए वो गए नहीं थे। मैं सिर्फ दर्शकों को याद दिला रहा हूं। अब प्रोफेसर भुवन भास्कर, एक मिनट रुकिएगा सर, अब प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी कह रहे हैं ना हम जाएंगे, तो वो एक कहावत है कि देख लेंगे कितने, वो मैं उस कहावत को भूल रहा हूं, लेकिन कहते हैं ना कि पता चल जाएगा कि कितने दांत हैं आपके मुंह में, तो वो थोड़े दिन में पता चल जाएगा, उसमें मैं नहीं जाता। आपकी बात है, मेरी बात है, लेकिन जब यात्रा शुरू होगी तब मैं आपसे पूछूंगा। पर संजय राणा जी, आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि आप एक वकील भी है, राजनीतिक प्रवक्ता। इस देश में न्याय की लड़ाई हो रही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको स्वागत करना चाहिए। अशोक जी, गुड इवनिंग टू फैलो पे। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो देश में अगर कहीं भी सूरज निकलता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, और ये यात्रा 24 में हो रही है, यानी 24 का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि 24वां राज्य था अरुणाचल प्रदेश, जिनके पिताश्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने बनाया था, एस्टेब्लिश किया था, और 24 में यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन अब न्याय की बात करते हैं। देखिए, न्याय की अगर कांग्रेस चर्चा करती है तो अन्याय की, जिनके अन्याय किया है, अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे ओबीसी के साथ। देखिए, ओबीसी का जो पहला गठन हुआ था 1953 हुआ था, काका खेलकर की कमेटी की रिपोर्ट आई थी 55 में, तो ओबीसी के साथ क्या हुआ, ठंडे बस्ते में। मंडल कमीशन 1980 में आया था, राजीव गांधी रहे, इंदिरा गांधी जी रही, उन्होंने कुछ नहीं किया, ओबीसी का बीड़ा उठाए हुए। जब न्याय की चर्चा की बात होती है तो किसके साथ न्याय किया है, समाज के किस वर्ग के साथ न्याय किया है। किसानों की हमारे मित्र बात कर रहे थे, भाई स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट आ गई थी 2006 में, 2014 तक उसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया था। तो आपको न्याय का बहुत समय मिला था, न्याय कर सकते थे। तकरीबन 60 साल आपने देश पर राज किया न्याय करने के लिए। देखिए, गांधी लिख लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाएगा, और यात्रा करने से कोई दांडी यात्रा नहीं बन जाती है। तो यात्रा का मकसद होना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि राहुल गांधी जी अरुणाचल प्रदेश से इसलिए यात्रा नहीं कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो प्रेम है, जो अमर प्रेम है, जो नेहरू जी के जमाने से चला रहा है चाइना के प्रति, कहीं ना कहीं उजागर ना हो जाए, कहीं चाइना नाराज ना हो जाए, चाहे उनके दोस्त के अंदर एक तरह से भेदभाव का भावना ना आ जाए, तो वो वहां से स्टार्ट नहीं कर रहे। स्टार्ट कहां कर रहे हैं? मणिपुर पे। आप बात करते हो न्याय की। देखिए,
मैतेई समाज की महिलाओं के साथ न्याय हुआ। 10 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, तकरीबन 75 लोग विस्थापित, हजार लोग विस्थापित हो गए। आप उनके लिए आंसू नहीं बहाते हो, न्याय की बात करते हो। आप राजस्थान में महिला जो दलित आदिवासी महिला उनके साथ बलात्कार हुआ, उनके न्याय की बात नहीं करते हो। छत्तीसगढ़ में न्याय की बात नहीं करते हो, बंगाल में न्याय की बात नहीं करते हो, आप राजनीति कर रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है अशोक जी, जो 2024 में 16 तारीख का जो गठन डेट डिसाइड किया, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए कहीं ना कहीं राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा जो आपने बताया, और कहीं ना कहीं सब लोग जा रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टी से समाजवादी पार्टी वो भी जा रही है, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस के कोई नेता ना जाए, इसके लिए ही इस डेट को चूज किया गया है, इस डेट को डिसाइड किया गया है कि इस डेट को, हम तो भैया यात्रा कर रहे थे, देश को जोड़ रहे थे, इसलिए हम राम मंदिर में नहीं गए। आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के उससे बचने के लिए, बिल्कुल बचने के लिए। ये बताइए, ये 22 तारीख के बाद भी कर सकते थे। ये न्याय की बात कर रहे हैं, 60 साल में न्याय नहीं किया तो 1 महीना और ना होता, न्याय में भागा थोड़े जा रहा था। देखिए ये सब साजिश के तहत है कि किसी तरह एक वर्ग को, इनका सिंपल प्यार एक 20% लोगों से प्यार है, 80% लोगों से अलगाव है। तो 20% को खुश करने के लिए 80% के साथ यह न्याय करने को तैयार है। ओके दुष्यंत, अगर ये जो बात अभी संजय राणा कह रहे हैं, इसके पीछे एक लॉजिक समझ में आता है, और वो लॉजिक यह है कि तेलंगाना में, कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, और उसके बाद आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप अच्छी तरह से समझते हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं, सभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, तेलंगाना का मैसेज साफ है कि जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस के साथ इंटैक्ट हो गया है, और इसका डर जो है इंडिया अलायंस के पार्टियों को भी है कि भाई हमारा मुस्लिम वोट हमारे राज्य में जो है, जैसे सपा को लगेगा कि भाई अगर उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ चला गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इस तरह के इंडिया अलायंस में भी डर है। और क्योंकि अगर मैं बार बार कह रहा हूं, और अभी मैं देख रहा था किसी ने ट्वीट किया, मैंने कल ही अपने शो में ये कहा था, मैंने कांग्रेस के जो मित्र आए थे मैंने उनको कहा था कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी नहीं जाएंगी, आप लिख के ले लीजिए, उनको निमंत्रण गया, नहीं जाएंगी। और आज अभी किसी ने ट्वीट किया, अशोक जी आपने कल कहा था नहीं जाएंगी, देख लिए नहीं जाने का एक भूमिका तैयार हो गई। तो कांग्रेस अयोध्या से बचने के लिए सब कर रही है। कयास हैं और राणा जी ने बड़ी पूरी पावर के साथ बात रखी। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ, 10 वर्ष हो गए मोदी जी की सरकार को, आप उनके अच्छे समर्थक हैं। परसों की बात है, पेरिस से 276 लोगों को लेके एक विमान अमेरिका की तरफ जा रहा था, जिसे वापस भेज दिया गया, जिसमें वहाँ की सरकार ने कहा कि इनके दस्तावेज पूरे नहीं है, इलीगल इमिग्रेंट हैं। 2012-13 के बाद आज तक 17.5 लाख लोग अपना भारत की नागरिकता को छोड़ के विदेशों में बस चुके हैं। जो संख्या 1.5 लाख थी, पिछले साल में वो 2.5 लाख हो गई है। 2.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। अरे भैया ऐसा क्या कारण है जो इतनी बड़ी संख्या में धनवान लोग, बेरोजगार तो जा ही रहे हैं, शिक्षित तो जा ही रहे हैं, लेकिन जो धनवान लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, ऐसे भी 6,500 लोगों ने पिछले साल अपनी नागरिकता छोड़ दी। आप मोदी सरकार की तारीफ तो कर ही रहे हैं, करिए, आप भी हमारे भाई हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको यह बताना पड़ेगा एमएसएमई सेक्टर में कितनी यूनिटें जो बंद हो गई। आपको यह भी बताना पड़ेगा कितना करोड़पति अरबपति लोग हैं जिन्होंने भारत के बैंकों से लोन लिया और वो लोन लेने के बाद गायब हो गई। उनसे भी लोग पीड़ित हैं, उनको भी न्याय चाहिए। उनको आप तो न्याय देंगे नहीं, तो किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। समग्र भारत की एक समावेशी विकास के लिए सभी वर्गों को साथ लेके चलने के लिए। अभी आरपी सिंह जी ने दिल्ली के जो सिख दंगे हुए थे उसको लेकर उन्होंने कहा कि भैया वहां पर क्यों नहीं आप न्याय के लिए जाते उन पीड़ित महिलाओं से और सिख दंगों में जिनको दिल्ली से यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से निकली थी, दिल्ली से निकली थी और सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल हुए थे, सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल हुए थे मेरे ख्याल अब देखिए इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, आप बड़े पत्रकार हैं, आपका सिस्टम बड़ा है, आपको जानकारी होगी, आप रख सकते हैं। जगदीश टाइटलर थे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जिस प्रकार से चाइना की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता और समर्थक कर रहे हैं, उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था, किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई घुसा है, ना किसी ने घुसने का प्रयास किया और जब भारतीय सेना ने
और जब भारतीय सैनिकों ने बार बार बात क्यों चल रही है? और जब भारतीय सेना को मत लाइए बीच में। भारतीय सेना ने क्यों नहीं लाइए? भारतीय सेना ने बात चल रही है, पॉलिटिकल डिबेट चल रही है। जब भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की पिटाई कर दी थी, उस वक्त राहुल गांधी ने पिटाई करके भगा दिया था, पिटाई करके भगाया था। तब राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी आए और भारतीय सैनिकों को पीट कर चले गए। तो लोग वो भी कैसे ऐसा कहीं नहीं कहा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आरपी सिंह जी, 12 दौर की बात हो चुकी, 14 दौर की बात हो चुकी, बातचीत किस लिए हो रही है? जब अगर चीनी सेना ने कोई अतिक्रमण नहीं किया, भारत की पवित्र भूमि पे कदम नहीं रखे, जी अब आप तो फिर बातचीत किसकी हो रही है? कहां से हटाने की बात हो रही है? देश ये पूछना चाहता है। संजय राणा जी, ओके, संजय राणा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं फिर आरपी सिंह जी आपके पास मैं छोटा सा रिस्पॉन्स चाइना से खत्म किया तो चाइना से स्टार्ट कर देता हूं। 2012 से 2014 के बीच में 462 बार इंक्रोचमेंट इंकर्शन हुआ है, जो चाइना ने देश के लिए हमारे देश में किया हुआ है। और उस समय देश की जनता ने, सेना ने कैसे जवाब दिया सबको पता है। आपको पता है पाकिस्तान रोज सीज फायर का उल्लंघन करता था, आज हिम्मत नहीं, सीज फायर तो छोड़िए, युद्ध के नाम लेने की हिम्मत नहीं है। ये भारत की तरफ आंख उठा के देख ले। आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा कि भैया बताइए कितने एमएसएमई सेगमेंट थे? 1,75,000 एमएसएमई सेगमेंट बने, उसमें 75,000 बंद हो चुके हैं। और एक एसएमई सेगमेंट का आदमी, मैं बगल में बैठा हुआ हूं, मल्टीनेशनल में काम करता था, 3.5 लाख रुपए तनख्वाह थी, छोड़ करके मैंने पकौड़े तलने की 2 दुकान डाली है, यानी 2 रेस्टोरेंट खोला। तो एसएमई सेगमेंट को मैंने 100 लोगों को रोजगार देता हूं, और ये मोदी काल में मैंने किया है। उसके पहले तो मैं मल्टीनेशनल में नौकरी करता था। तो ये मत बोलिए, कोई भी नया काम होता है उसमें फेलियर्स होते हैं। मैं बोलना 75,000 बंद हो गए, लेकिन 75,000 चल भी रहे हैं, 75,000 चल भी रहे हैं। आपने देश के उन संस्थानों का अपमान किया जिन्होंने आपको इंजीनियर बनाया, जिन्होंने आपको मल्टीनेशनल में भेजा। पकौड़े तो कोई और भी भाई तल सकता था, आपने तो किसी पकौड़े तलने वाले आदमी को रोजगार पे हक मारा है। क्यों नहीं? एक मिनट में क्यों नहीं? आपको इंजीनियर बनाया, आप भारत में तकनीकी संस्थान में कार्य करते, आप पकौड़े तलने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? दुष्यंत जी, ये आदर्श उदाहरण नहीं है। अच्छा सुनिए, मैं इसे आदर्श उदाहरण नहीं मानता। राहुल गांधी ने क्या पढ़ाई करी है बताइए? एमफिल किया है। कहां से किया? एमफिल कहां से किया? कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? कौन सी दुनिया में? कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? अरे बताइए, इकोनॉमिक्स में किया है उन्होंने, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कहां से किया? किया है, कहीं से नहीं किया सर। ये आप जबरदस्ती मुझे डरा के दबा के, मैं गांधी को मानने वाला व्यक्ति हूं, डरने वाला नहीं हूं। आप दोनों मेरे इधर उधर बैठ के डरा रहे हो। एक मिनट संजय राणा जी, एक मिनट रुकिए। आप डरने वाले नहीं, आप डिरेल करने वाले, आप डिबेट डिरेल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राम मंदिर का जिक्र आज मेरे आपको यही दिखाता, पेपर यही दिखाता। आज मेरे पास इस वक्त मोबाइल नहीं है, आपके लिए आप गूगल कर लीजिए, आपके लिए राहुल गांधी की डिग्री गूगल कर लीजिए, उनकी शिक्षा के बारे में आप कर लीजिए। देखिए दुष्यंत जी, आपके जवाब सुनने के बाद मेरे एक दर्शक ने ट्वीट किया, आपकी शान में है, मैं पढ़ देता हूं, आपकी शान में ट्वीट किया। ये ट्विटर है, ये लिख रहे हैं संजय, इनका नाम है सोनी संजय, जो मुझे ट्वीट कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं, अशोक सर, आई वॉच दो टुक रेगुलरली, एनी गेस्ट इफ ही डजंट गिव स्ट्रेट आंसर टू द क्वेश्चन then please say that he is not answering and move on to next guest. Don't allow guest to narrate story out of the context of these days topic. Please, no jalebis by any guest on show. तो रिस्पॉन्ड कीजिए, कोई जलेबी नहीं। अब मैं आरपी सिंह जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि संजय जी ने कहा है आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, मेरे दर्शक कह रहे हैं आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, जलेबी बना रहे हैं, डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरपी सिंह जी, मैं आपके पास जा रहा हूं। आरपी सिंह जी भाई, आपने देश में बड़े लोगों के साथ अन्याय किया है, उनको न्याय देने के लिए निकले हैं ये राहुल गांधी। और यात्रा ठीक है, यात्रा तो इस देश की एक पहचान है, सबको करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल यात्रा करनी चाहिए। जो मैंने शुरू में प्रश्न किया था कि अपेक्षा करता हूं कि जब यात्रा मणिपुर से नागालैंड जाएगी, आगे कुल मिलाकर 3 घंटे का रास्ता है अरुणाचल का, वहां जाएगी और वहां जाकर भी लोगों के साथ जुड़ेगी यात्रा। पर ऐसा होगा नहीं, और ये मेरा चैलेंज है, और मैं इस चैलेंज को ओपन कर रहा हूं कि अगर ये कर देंगे तो मैं राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा, मैं छोड़ दूंगा राजनीतिक जीवन, क्योंकि ये कर नहीं सकते। मुझे इनका डीएनए है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार के कर्जे, मतलब इन्होंने जिस प्रकार के अपने ऊपर ऋण ले रखे हैं चाइना से, ऋण मतलब कोई आर्थिक ऋण की बात कर रहा हूं, मतलब जिस प्रकार के दबाव इनके ऊपर चाइना का है, उसमें ये जाएंगे नहीं। परंतु जो मूल बात है कि ये न्याय यात्रा में, अभी मेरे सपा के दोस्त कह रहे थे
जरा वो बता दें कि अखिलेश यादव भी भागीदारी करेंगे क्या, उनके साथ चलेंगे यूपी के अंदर जब वो चलेंगे, या चलेंगे नहीं चलेंगे? पिछली बार नहीं चले थे। हाँ, पिछली बार नहीं चले थे, इस बार भी नहीं चलेंगे। आप मेरी बात नोट करिए, इस बार भी नहीं चलने वाले वो, इस बार भी नहीं चलने वाले वो। जेडीयू के नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव जी क्या यात्रा में चलेंगे? जब वो यात्रा पहुंचेगी बिहार, नहीं चलेंगे। तो क्या है कि ये असल में बार बार कोशिश करते हैं, अपनी बड़ी अच्छी कोशिश करते हैं उस राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की, हर बार विफल होते हैं। अब की बार फिर कर लें, परंतु ये जो पूरा मिलाकर यात्रा और इंडिया अलायंस और चुनाव का मामला है, ये जो यात्रा का जो आप बार बार टाइमिंग भी कह रहे हैं, और इन दिनों में जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के लोगों ने राम को मंदिर को लेकर जो उस दिन कार्यक्रम है उसको लेकर जिस प्रकार के टिप्पणियां करनी शुरू करी हैं, और जिस प्रकार से बहिष्कार की बात करनी शुरू करी है, लेफ्ट पार्टी ने कह दिया हम बहिष्कार करेंगे, इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ममता बनर्जी उसी तरफ इंगित करी है कि वह बहिष्कार करेंगी, इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ओके, कांग्रेस ने अब बहिष्कार करने की हिम्मत नहीं कर सकते, तो इसलिए अपने को ये कह दें कि हम यात्रा के अंदर व्यस्त हैं, इसलिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे लिए यात्रा ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए न्याय ज्यादा जरूरी है, इसलिए फिर बहिष्कार का एक तरीका ढूंढ लिया उन्होंने करने का। तो क्या है कि ये मूल बात ये है कि हमने लोगों का ध्यान किस प्रकार से बांटना है, लोगों का ध्यान किस प्रकार से भटकाना है, कोशिश करनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। अभी हाल में जो 3 चुनाव हुए उसमें लोगों ने ठीक जवाब दे दिया इनको, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मकबूल जवाब दे दिया, और आगे भी इनको बिल्कुल ठीक जवाब मिलेगा 2024 के अंदर। ओके, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं आरपी सिंह जी, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं फिर आऊंगा, और जो आप ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं मैं उस विषय पर आऊंगा, क्योंकि आज ही एक बड़ा बयान जो है वो कांग्रेस के जो एक और बड़े नेता राहुल गांधी के बड़े करीबी, उन्होंने राम मंदिर को लेकर दिया। जरा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो न्याय यात्रा है ये राम मंदिर से, अयोध्या से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। मैं आऊंगा इस ब्रेक के बाद। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग, 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। वो देख, पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। दोटुक आप देख रहे हैं। दोटुक में राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। न्याय यात्रा से क्या बढ़ेगी कांग्रेस की वोट की मात्रा, ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक थ्योरी ये भी है कि दरअसल राम मंदिर से, अयोध्या से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस ने इसकी टाइमिंग ऐसे रखी है जो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से बिल्कुल सही उसके साथ साथ बैठ रही है। और इसी तरह की बात जो है आज कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के खासम खास सैम पित्रोदा ने जो है कह दी। जरा सुनिए उनको क्या दर्द हो रहा है अयोध्या में को लेकर, राम मंदिर को लेकर। सुनिए सैम पित्रोदा को। I have outsourced my religion to my mother and my wife. They are doing a great job. I don't interfere. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. The Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me. I would rather have him go to schools and libraries and scientific institutions and not visit lots of temples. को नहीं लगता इन्होंने रामायण पढ़ी होगी। रामायण पढ़ी होती तो इस तरीके की बात नहीं करते। इनको मैं बताना चाहती हूँ कि राम का पूरा जीवन शोषित, पीड़ित, वंचित के उद्धार में ही लगा। चाहे वो अहिल्या माता थी, चाहे वो शबरी थी, चाहे वो खेवट थे, चाहे वो वानर सेना थी, वो सब वही लोग थे जो मार्जिनलाइज थे। उनको मेन स्ट्रीम करने का काम जो है वो राम भगवान ने किया। और जिन लोगों को आपके राज्य में बैंक के खाते नहीं खुले, गैस के चूल्हे नहीं मिले, वैक्सीन आप विदेशी लगवाना चाहते थे, जिनको आप लोगों ने कभी शौचालय जैसा चीज नहीं प्रोवाइड किया, आप क्या बात करेंगे न्याय की? अन्यायपूर्ण व्यवस्था आपकी मलकियत में चली है। तो इसको समझिएगा। दरअसल ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है सैम पित्रोदा और कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार हैं, राहुल गांधी के प्रमुख रणनीतिकार हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पूरी यात्रा इसी तरह से डिजाइन हुई है। और सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मंदिर जा रहे हैं, पूरा देश जो है अयोध्या और राम की बात कर रहा है, मंदिर की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। और सैम पित्रोदा ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना धर्म जो है वो आउटसोर्स कर दिया है अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, इसलिए उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि राहुल गांधी भी जब अयोध्या की बात हो रही हो तो न्याय यात्रा की बात करें। संजय राणा, क्या ये एक सोची समझी रणनीति है? बिल्कुल अशोक जी, सोची समझी रणनीति। हम तो इसको न्याय यात्रा बोलते नहीं, तो अन्याय यात्रा है। ये अन्याय हिंदुओं के साथ है, जो 80% लोग हैं उनके साथ है। देखिए कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा डेल या भटकाने की कोशिश है, अपने आप को बचाने की कोशिश है, अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश है। सैम पित्रोदा साहब क्या बोल रहे थे? बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, रोजगार पर चर्चा होनी चाहिए, देश पर चर्चा होनी चाहिए। भैया ये बताइए 1991 से लेकर के 2020 तक आंकड़ा उठा लीजिए, 5.60 से लेकर 5.98 तक बेरोजगारी रही है। तो किस बेरोजगारी की आप चर्चा करना चाहते हैं? जहां तक फॉरेन रिजर्व की बात है, $580 बिलियन हमारे पास। जब इनकी सरकार थी कितनी थी? $240 बिलियन थी। IIT देख लीजिए, चाहे एयरपोर्ट देख लीजिए, डेवलपमेंट तो हो रहा है। लेकिन हमारी अगर आस्था भगवान में है तो मैं उनकी पूजा करूंगा। अगर प्रधानमंत्री हिंदू समाज से आते हैं, उनकी आस्था हिंदुत्व में है, तो वो जाएंगे मंदिर। आप देखें 2000 पहले के पहले कोई भी इलेक्शन हो जाए, टोपी लगा के लोग खड़े होते थे। फुरफुरा शरीफ जाने से कोई कुरेज नहीं है, इनको दरगाह जाने से कोई कुरेज नहीं है, इनको रफ्तारी कराने से कोई कुरेज नहीं है। वहां पे सेकुलरिज्म आ जाता है। लेकिन आप मंदिर अपना पूजा करने चले जाइए तो इनको भैया लगता कम्युनिज्म हो गया। ये कहां का राजनीति है? ये आप करना क्या चाह रहे हो? आप सेकुलरिज्म की बात कहां से करते हो? अरे मैं संविधान जो लिखा गया है, थोड़ा सा संविधान का ज्ञाता हूं, इसलिए थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। भाई नेहरू जी खुद ही नहीं चाहते थे इस देश में सेकुलरिज्म लिखा जाए। उन्होंने खुद बोला था माइनॉरिटी लिखो, सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए। देखिए उनके जो रचयिता थे, मतलब वन ऑफ द मेंबर थे सभा के, उन्होंने ये बोला था कि भाई माइनॉरिटी होना चाहिए और सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए। दुष्यंत जी इसको जानते हैं, समझते हैं। आप देख लीजिए, और यहां के लोग सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर भुवन वासुदेव, जल्दी से, आपको भी लगता है कि धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है राम मंदिर के नाम पर, जैसा कि सैम पित्रोदा कह रहे हैं, और आपने भी आउटसोर्स तो नहीं कर दिया धर्म अपना? मेरे को जो लगता है, मेरे को तो डॉक्टर लोहिया जी की बात याद आ रही है। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा है कि जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें सूनी होती है।
तो आज जो समय है, जो कालखंड लेके आई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि संसद हमारा हो चुकी है, देख रहे हैं आप 146 सांसद बाहर है, तो आज सड़कों पर होना चाहिए इंडिया को। निश्चित तौर पे राहुल गांधी हो चाहे समाजवादी पार्टी, सांसद तो चंद दिन के लिए हुआ। भगवान राम जो है वो हजारों साल से अपने मंदिर से बाहर थे, उसके लिए तो आवाज नहीं उठाई आपने कभी भी। भगवान राम हजारों साल से अपने घर से बाहर थे और एक टेंट में रहते थे, तब तो नहीं आपको चिंता हुई। और कुछ सांसद जो हैं कुछ दिन के लिए सस्पेंड हो गए, जिनको टेबल पर चढ़ने का अधिकार चाहिए था, जिनको किताबें फेंकने का अधिकार चाहिए था कुर्सी पर, वो कुछ दिन के लिए बाहर हो गए। उनके लिए आप बड़े न्याय की बात कर रहे हैं। कभी राम के लिए न्याय की यात्रा निकालने की सोची थी समाजवादी पार्टी ने, कि सिर्फ गोली चलवा के शांत हो गए? अशोक जी, विपक्ष में रह के भी भारतीय जनता पार्टी वही काम करती थी जो आज के सांसद कर रहे हैं, जो आपके शब्दों के हिसाब से। पहले विषय तो ये क्लियर कर दूं, ये कोई वहां पर जब विपक्ष में थे तो ये वहां पर गलत कह रहे हैं, फैक्चुअली रॉन्ग है। एक वीडियो दिखाइए जहां बीजेपी के लोग, मैं बीजेपी का आरपी सिंह जी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन एक वीडियो दिखाइए जहां बीजेपी के सांसद मंच पे चढ़े हुए हैं संसद में। एक वीडियो दिखाइए, क्योंकि ये बात पूरे देश में कई दिन से हो रही है कि बीजेपी के लोग भी यही करते थे। बीजेपी जरूर जो है सदन में जो डिस्ट्रप्शन करती थी, लेकिन एक वीडियो दिखाइए जहां बीजेपी के लोग मंच जो है किताब फेंकते हुए दिखाई दें, जहां बीजेपी के लोग टेबल पर चढ़ के जो डांस कर रहे हो, जहां बीजेपी के लोग मार्शल को मुक्का मार रहे हो। एक वीडियो दिखाइए। देखिए, मैं तो आपको एक दिखा दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। देखिए जरा दिखाइए, माननीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? मंच पे वो टेबल पे चढ़े हैं क्या? एडिटेड वीडियो टेबल पे चढ़े हैं? टेबल पे चढ़े हैं क्या? अरे सर बताइए, टेबल पे चढ़े हैं क्या? 140 करोड़ के लोग सर टेबल पे चढ़े हैं क्या? प्रधानमंत्री जी मिमिक्री कर रहे हैं। टेबल पे चढ़े हैं, मिमिक्री की तो मैंने बात ही नहीं की। टेबल पे चढ़े हैं क्या? टेबल पे चढ़े हैं क्या? देश के सर टेबल पे चढ़े हैं क्या? आपने अभी कहा हल्ला करते थे, अब फिर मुझे दोबारा संजय जी के उसको याद दिलाना पड़ेगा, जो ये कह रहे हैं कि जो सीधा सवाल का जवाब ना दे उसको कहिए थैंक यू और आगे बढ़ जाइए। ओके, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आरपी सिंह जी, क्या आपको लगता है राम मंदिर से इसका कोई सीधा कनेक्शन है क्या इस यात्रा का? आपको भी लगता है? बिल्कुल, ये पूरी की पूरी यात्रा, मैंने कहा, लोगों का ध्यान बांटने के लिए, लोगों का ध्यान रिफ्लेक्ट करने के लिए और राम मंदिर ना जाने के लिए ये यात्रा की टाइमिंग सेट की गई है। और नहीं तो ये यात्रा आगे पीछे भी हो सकती थी, थोड़े दिन बाद भी निकल सकती थी। यात्रा कोई ऐसा तो नहीं कि कोई यात्रा थोड़े दिन बाद ही निकल सकती थी। परंतु जो मूल बात है, हम मूल बात पे जाएं कि कितनी बार देश ये सहन करेगा कि राहुल गांधी का रीलॉन्च, कब तक देश सहन करेगा राहुल गांधी का रीलॉन्च, और कितनी देर तक कांग्रेस पार्टी भी, मैं सोचता हूँ इन पे भी दया आती है कि कब तक सहन करेंगे कांग्रेस का राहुल गांधी का रीलॉन्च, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो इंडी अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने तो ऑलरेडी राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया। अभी हाल में ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम तो खड़गे साहब को पीएम का कैंडिडेट देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हम प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ये अभी हाल में सारी बातचीत आई। तो वह भी नहीं चाहते कि राहुल गांधी आगे आए, क्योंकि उनको पता है कि जितनी बार राहुल गांधी आगे आएंगे उनका सुफड़ा साफ होगा। ओके, चलिए सर, मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस पर ही छोड़ देना चाहिए। वो राहुल गांधी को कितनी बार लॉन्च करना चाहती है, ये कांग्रेस का फैसला, उनके नेता है, वो 50 बार लॉन्च करें। जनता के ऊपर है कि वो किस लॉन्च को स्वीकार करते हैं नहीं करती। लेकिन बड़ी बात क्या है, मैं फिर कह रहा हूं कि बड़ी बात यह है कि ये यात्रा है, ठीक है, अगर कांग्रेस को इससे चुनावी फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी की इमेज सुधरती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अरुणाचल न जाना और अयोध्या के समय में यह यात्रा निकालना और कांग्रेस के नेता के द्वारा यह कहना कि देश में ज्यादा राम राम हो रहा है, तो कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा जी सुन ले कि देश राम राम कर रहा है, राम राम करेगा और 24 में आपको भी राम राम कर देगा। अगर आप राम राम नहीं करेंगे तो सैम पित्रोदा जी, अपने धर्म को आउटसोर्स मत कीजिए, धर्म आपकी अपनी चीज है। राम राम, नमस्ते आप सभी। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी दर्शकों का, सभी मेरे पैनलिस्ट का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।